नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब का 8th एडिशन को कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाले चैप्टर को ख़त्म किया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर को। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल एक लॉ बुक नहीं है, बल्कि ये हमारे नेशनल आइडेंटिटी और डेमोक्रेटिक आइडियल्स का रिफ्लेक्शन है। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद हमें एक ऐसे फ्रेमवर्क की ज़रूरत थी जिसमें फंडामेंटल राइट हो, ड्यूटीज हो और एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन में या एक ग्रुप ऑफ लॉयर्स ने बनाकर दे दिया, ऐसा नहीं था। ये एक लॉन्ग स्ट्रगल का रिजल्ट था। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, क्या डिबेट्स हुई और कैसे भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना। आज दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की कहानी जिसमें इंडिया के फ्यूचर का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हुआ, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ऐसी बॉडी होती है जो देश का संविधान बनाती है, मतलब किस तरह से देश चलना चाहिए और किस तरह से राइट्स, ड्यूटीज और गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होगा। तो चलिए इसकी जर्नी देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो 1934 में एम एन रॉय ने सबसे पहली बार आइडिया दिया कि इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली लोगों द्वारा इलेक्ट हो। उनका कहना था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो वो इंडियंस खुद बनाएंगे, ना कि ब्रिटिश पार्लियामेंट। नेक्स्ट है 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस आइडिया को ऑफिशियली अपना लिया। कांग्रेस ने क्लियर बोला, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें खुद बनाना है और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बुलाई जाए। ये एक पॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब डिमांड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में सामने आ गई। नेक्स्ट है 1938 में नेहरू जी ने डिक्लेयर किया कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बिना किसी बाहरी इंटरफेरेंस के बनेगा। ये स्टेटमेंट बहुत पावरफुल था, क्योंकि इसने सोवरेंटी की बात को सेंटर स्टेज पर ला दिया। नेक्स्ट है 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑगस्ट ऑफर दिया। इसमें पहली बार माना गया कि इंडियंस को अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार होगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशंस ऐसी रखी गई जो इंडियंस को एक्सेप्टेबल नहीं थे, इसलिए इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट है 1942 में आया क्रिप्स मिशन, जो फेल हो गया। यहाँ पे फेल होने का सबसे बड़ा रीजन था मुस्लिम लीग का डिमांड। उन्होंने कहा कि एक नहीं बल्कि दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, एक मुस्लिम्स के लिए और एक हिंदूज के लिए। ये डेडलॉक क्रिएट कर गया और प्लान कोलैप्स हो गया। नेक्स्ट है 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान ने फाइनल सॉल्यूशन दिया। इस प्लान ने क्लियरली एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का प्रोविजन रखा। इसी असेंबली ने 1946 से लेकर 1950 तक हार्डवर्क करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया और 26 जनवरी 1950 को भारत एक सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। तो दोस्तों, इसी जर्नी के बाद हमें मिला हमारा अपना संविधान, जो आज भारत की बैकबोन है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो दोस्तों, पिछले स्लाइड में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कैसे उठी। तो चलिए समझते हैं कि जब फाइनली ये असेंबली बनी तो इसका कंपोजिशन कैसा था। यहाँ पे पहला पॉइंट है, इस असेंबली का एक्चुअल फॉर्मेशन हुआ था नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के जरिए। यही वो प्लान था जिसमें क्लियर प्रोविजन दिया गया था एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाने का, जो पूरे देश का संविधान ड्राफ्ट करेगी। नेक्स्ट है, इस असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ रखी गई 389 सीट्स। इनमें से 296 सीट्स ब्रिटिश इंडिया के लिए थी और 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स के लिए एलोकेट हुई। मतलब दोनों पार्ट्स, डायरेक्टली ब्रिटिश रूल्ड इंडिया और इंडियन स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन इंश्योर किया गया। नेक्स्ट है, ब्रिटिश इंडिया की 296 सीट्स को फर्दर डिवाइड किया गया। यहाँ पे 292 सीट्स 11 गवर्नर प्रोविंसेस से थी और 4 सीट्स चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से। ये 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, दिल्ली, अजमेर, मरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बालूचिस्तान। यहाँ पे हर प्रोविंस का रिप्रेजेंटेशन उसकी पॉपुलेशन और इम्पोर्टेंस के हिसाब से तय हुआ था। नेक्स्ट है, असेंबली का रिप्रेजेंटेशन मेनली
पॉपुलेशन के बेसिस पर फिक्स किया गया था, लगभग एक सीट पर 10 लाख लोगों के रेशियो से। यहाँ पे दोस्तों कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम भी था, जिसमें जनरल, मुस्लिम और सिख कम्युनिटीज के लिए अलग अलग सीट्स एलोकेट की गई थी। यहाँ पे जनरल का मतलब था नॉन मुस्लिम और नॉन सिख। इसका मकसद ये था कि हर मेजर कम्युनिटी की वॉइस असेंबली में सुनाई दे और उसकी कॉन्सर्न्स एड्रेस हो सके। यहाँ पे दोस्तों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन इनडायरेक्ट था, यहाँ पे पब्लिक ने डायरेक्टली वोट नहीं दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर बनी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने ही मेंबर सिलेक्ट किए थे। ये सिस्टम इंश्योर करता था कि छोटी पार्टीज और माइनॉरिटीज भी असेंबली में सीट जीत सकती है। यहाँ पे दोस्तों एक बड़ी लिमिटेशन थी, जो था लिमिटेड फ्रेंचाइजी। इसका मतलब था कि वोटिंग का अधिकार सभी सिटीजन्स के पास नहीं था। सिर्फ वही लोग वोट कर सकते थे जो कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस फुलफिल करते हो, जैसे प्रॉपर्टी ओनरशिप, इनकम टैक्स पेयर होना या सर्टेन लेवल तक एडुकेशन होना। इस वजह से आम जनता, स्पेशली पुअर, वोमेन और अनएडुकेटेड लोग इस इलेक्शन प्रोसेस से एक्सक्लूडेड रहे। यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स का केस अलग था। उनमें इलेक्शन नहीं हुए, बल्कि वहाँ के रूलर्स ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स नॉमिनेट किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इन स्टेट्स में डेमोक्रेसी या इलेक्टेड असेंबलीज नहीं थी, इसलिए नॉमिनेशन का सिस्टम एडॉप्ट किया गया था। इसी वजह से इस असेंबली को पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी कहा जाता है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शंस जुलाई 1946 में कंडक्ट किए गए थे। इस इलेक्शन में कांग्रेस ने 208 सीट्स जीती थी, जो असेंबली का लार्जेस्ट ग्रुप था। कांग्रेस ने जनरल, सिख और कुछ मुस्लिम सीट्स भी जीती थी। यहाँ पे दूसरे नंबर पर थी मुस्लिम लीग, जिसके पास थी 73 सीट्स। लेकिन मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के काम में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि वो पाकिस्तान के क्रिएशन के लिए फोकस थी। यहाँ पे दोस्तों बाकी 15 सीट्स छोटी पार्टीज और इंडिपेंडेंट्स के पास थी, यानी ओवरऑल कांग्रेस की डोमिनेंस काफ़ी क्लियर थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने समझा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट बॉडी थी। हालांकि ये बॉडी पूरी तरह डेमोक्रेटिक नहीं थी और इलेक्शंस भी इनडायरेक्ट थे, लेकिन फिर भी ये बॉडी भारत के सबसे विजनरी, टैलेंटेड और कमिटेड लीडर से भरी हुई थी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी इस असेंबली का वर्किंग फेज कैसे स्टार्ट हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस असेंबली की पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को। यह भारत की हिस्ट्री का एक गोल्डन माइलस्टोन था, क्योंकि इसी दिन हमारे संविधान बनाने की प्रोसेस फॉर्मली शुरू हुई। नेक्स्ट है, इस मीटिंग को मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया था, क्योंकि वो लोग पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे। इस वजह से वो इस प्रोसेस का पार्ट नहीं बने। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले एक टेम्पोररी चेयरमैन अपॉइंट किया गया, जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उन्हें इसलिए चुना गया क्योंकि वो असेंबली के सबसे सीनियर और रेस्पेक्टेड मेंबर थे। फिर 11 दिसंबर 1946 को इलेक्शन हुआ, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस असेंबली का परमानेंट चेयरमैन बने। उन्होंने बैलेंस्ड और पेशेंट लीडरशिप दी और वो आगे चलकर भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। यहाँ पे प्रेसिडेंट को असिस्ट करने के लिए 2 वाइस प्रेसिडेंट सिलेक्ट किए गए थे, और वो थे AC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी। ये दोनों असेंबली के स्मूथ फंक्शनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। नेक्स्ट है 30 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने एक हिस्टोरिकल प्रपोजल रखा, जो था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये एक गाइडिंग फिलोसॉफी थी, जिसमें क्लियर विजन दिया गया कि भारत का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होगा। यहाँ पे डिस्कशन के बाद 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एडॉप्ट कर लिया गया। यही बाद में प्रीएम्बल का फाउंडेशन बना, जिसमें इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस और फ्रेटर्निटी जैसे आइडियल समाये गए। तो दोस्तों ये थी वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पोजीशन और रोल किस तरह बदल गए। तो देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़ा चेंज ये था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब किसी ब्रिटिश अथॉरिटी के कंट्रोल में नहीं रही।
पहले कैबिनेट मिशन प्लान और ब्रिटिश पार्लियामेंट के अप्रूवल के तहत इसकी फॉर्मेशन हुई थी, लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद ये बॉडी अपने आप में सोवरेन बन गई। मतलब अब इसका हर डिसीजन फाइनल था और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के प्रोसेस पर कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं था। यानी ये असेंबली अब भारतीयों के लिए एक रियल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बन चुकी थी। यहाँ पे दोस्तों एक और ख़ास बात ये थी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने इस असेंबली को डुअल रोल दिया। एक तरफ ये असेंबली अपना मेन काम करती रही, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग, डिबेट्स और कमिटीज के जरिए भारत का फ्यूचर तैयार करना। दूसरी तरफ जब तक नई पार्लियामेंट इलेक्ट नहीं हुई थी, उस वक्त तक ये असेंबली लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में भी काम करती रही। मतलब संविधान बनाने के साथ साथ ये नए लॉज भी पास करती थी ताकि नए भारत में गवर्नेंस स्मूथली चल सके। इस तरह से ये असेंबली एक साथ दो रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रही थी। नेक्स्ट है पार्टीशन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्ट्रेंथ भी बदल गई। पहले टोटल मेंबरशिप थी 389, जिसमें ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स दोनों का रिप्रेजेंटेशन था। लेकिन पाकिस्तान के अलग हो जाने के बाद उसके लिए भी एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। इस वजह से भारत की असेंबली की स्ट्रेंथ रेड्यूस होकर सिर्फ 299 मेंबर्स रह गई। यहाँ पे दोस्तों 299 मेंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी डिसाइड हुआ। 229 मेंबर्स ब्रिटिश इंडिया से आए, जो इनडायरेक्टली प्रोविंशियल असेंबलीज के थ्रू इलेक्ट हुए थे, और 70 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए नॉमिनेट किए गए। इस तरह छोटी हो जाने के बावजूद असेंबली अब भी पूरे भारत की डाइवर्सिटी और फेडरल कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करती रही। तो यहाँ पे हमने समझा इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद ये असेंबली एक सुप्रीम और पावरफुल बॉडी बन गई। ये सिर्फ संविधान लिख रही थी ऐसा नहीं था, बल्कि इंडिपेंडेंस के इनिशियल ईयर्स में ये लॉज बनाकर देश चलाने का काम भी करती रही। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम जानेंगे अदर फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो देखिए, इस असेंबली का मेन काम था भारत का संविधान बनाना, लेकिन इसके अलावा भी इस असेंबली ने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जो हमारे राष्ट्रीय आइडेंटिटी के लिए बहुत ही क्रूशियल थे। तो चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले 1949 में इस असेंबली ने एक हिस्टोरिक स्टेप उठाया। उसने भारत की कॉमनवेल्थ मेंबरशिप रेटिफाई की। मतलब इंडिया ने डिसाइड किया कि वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का मेंबर बनेगा, लेकिन एक इंडिपेंडेंट और सोवरेन रिपब्लिक के रूप में। ये डिसीजन सिंबॉलिक था, एक तरफ इंडिपेंडेंस को मेंटेन करना और दूसरी तरफ वर्ल्ड कम्युनिटी से जुड़ना। नेक्स्ट डे 22 जुलाई 1947 को असेंबली ने भारत का नेशनल फ्लैग एडॉप्ट किया। ये हमारा तिरंगा था, जिसमें सेफ्रॉन व्हाइट और ग्रीन के साथ साथ अशोक चक्र भी था। ये फ्लैग एक नई आइडेंटिटी, यूनिटी और सोवरेनिटी का प्रतीक बना, जो आज़ादी से पहले ही ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया गया। फिर आया 24 जनवरी 1950, जब असेंबली ने दो और हिस्टोरिक डिसीजंस लिए। उसने जन गण मन को हमारा नेशनल एंथम डिक्लेयर किया और वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग के रूप में एडॉप्ट किया। ये दोनों ही देशभक्ति और यूनिटी के स्ट्रॉन्ग सिंबल्स बन गए। इसी दिन यानी 24 जनवरी 1950 को असेंबली ने भारत का पहला राष्ट्रपति भी इलेक्ट किया। ये ऑनर मिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो पहले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे। उनकी सिंप्लिसिटी ने उन्हें नेचुरल चॉइस बनाया एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये असेंबली सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी नहीं थी, उसने हमारी राष्ट्रीय पहचान को भी सेव दिया, चाहे वो तिरंगा हो, एंथम हो, सॉन्ग हो या फिर राष्ट्रपति का चुनाव। ये डिसीजन आज भी हमारे देश की यूनिटी और प्राइड के सिंबल्स है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब देखते हैं हमारा संविधान बनाने में कितना टाइम लगा और इस पूरे प्रोसेस का खर्चा कितना आया। तो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना काम एक दिन या एक महीने में कंप्लीट नहीं किया। पूरा संविधान ड्राफ्ट करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। मतलब लगभग 3 साल की लगातार मेहनत और डिटेल डिबेट्स के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल हुआ।
इस ड्यूरेशन में टोटल 11 सेशंस हुए। यहाँ पे हर सेशन में अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कशन हुए, जैसे फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फेडरल स्ट्रक्चर, जुडिशियरी और भी कई इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। अगर एग्जैक्ट बात करें तो असेंबली एक्चुअली मिली थी 114 डेज के लिए। ये 114 दिन इंटेंस डिस्कशन और डिबेट से भरे हुए थे। इस समय हर क्लोज और हर प्रोविजन को डिटेल में डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट है, इस पूरे प्रोसेस का खर्चा आया था लगभग 64 लाख। आज के टाइम में ये अमाउंट छोटी लग सकती है, लेकिन 1940s के कॉन्टेक्स्ट में ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट था। लेकिन इसका रिजल्ट था एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो प्राइसलेस है और जो हमारे देश का बैकबोन है। तो दोस्तों, लगभग 3 साल का इंटेंस काम, 11 सेशंस, 114 दिन की बैठक और 64 लाख के खर्चे के बाद हमें मिला हमारा संविधान। यही डेडिकेशन और डिटेल हमारी डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे मेजर कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो देखिए, इतना बड़ा संविधान बनाना एक इंडिविजुअल का काम नहीं था। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अलग अलग कमिटीज बनाई, जहां हर कमिटीज एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट या इशू पर काम करती थी। तो चलिए इन मेजर कमिटीज को एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले थी यूनियन पावर्स कमेटी, जिसके चेयरमैन थे नेहरू जी। इस कमेटी ने डिसाइड किया था कि सेंटर के पास क्या पावर्स होंगे और फेडरल स्ट्रक्चर में किस तरह पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। नेक्स्ट है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इनके भी चेयरमैन थे नेहरू जी। इस कमेटी ने बेसिकली फ्रेमवर्क डिसाइड की थी कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में कैसे ऑर्गेनाइज होगा। नेक्स्ट है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसके चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका काम था प्रोविंसेज यानी स्टेट्स के पावर और उनके कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करना। यहाँ पे सबसे फेमस कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। इस कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये वही कमेटी थी जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिस्कशंस को एक कॉन्क्रीट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में बदला। इसलिए अंबेडकर जी को हम चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। ये कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर थी। इस कमेटी ने डिसाइड किया कि हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स कैसे होंगे और माइनॉरिटीज और ट्राइबल एरियाज के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस कमेटी का काम था कि असेंबली के मीटिंग्स और डिस्कशंस एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर के हिसाब से चल सके। यहाँ पे नेक्स्ट है स्टेट्स कमेटी। तो दोस्तों, इस कमेटी के चेयरमैन थे नेहरू जी। इसका मेन रोल था प्रिंसली स्टेट्स के साथ नेगोशिएशंस करना, ताकि उन्हें भारत की यूनियन में स्मूथली इंटीग्रेट किया जा सके। नेक्स्ट है स्टीयरिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस कमेटी का काम था सभी कमिटीज का कोऑर्डिनेशन करना और असेंबली के काम को स्मूथली चलाना। यहाँ पे दोस्तों, इन मेजर कमिटीज के अलावा भी कई माइनर कमिटीज बनी थी, जैसे कि ड्राफ्टिंग स्टाइल कमेटी, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, हाउस कमेटी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी और कमेटी ऑन हिंदी लैंग्वेज। तो यहाँ पे हमने समझा असेंबली के सक्सेस का सीक्रेट सिर्फ एक लीडर नहीं, बल्कि इन कमिटीज का हार्डवर्क था। यहाँ हर कमेटी ने अपना रोल प्ले किया और हमें मिलकर दिया एक ऐसा संविधान जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम बात करेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। तो देखिए, इसका कंट्रीब्यूशन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में सबसे ज़्यादा था। ये वही कमेटी थी जिसे ऑफिशियली ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो भारतीय संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के सभी पार्ट्स, आर्टिकल्स और प्रोविजंस को लिखित रूप में तैयार करके एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट बनाएं जो पूरे देश के लिए लागू हो सके। तो देखिए, इस कमेटी का फॉर्मेशन 29 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा किया गया था। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्होंने इसमें एक महान भूमिका निभाई। उनकी लीगल एक्सपर्टाइज, क्लैरिटी ऑफ थॉट और ड्राफ्टिंग स्किल्स की वजह से उन्हें चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इस कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स थे
और वो मेंबर्स थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अय्यंगर, अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्तर जिन्हें रिप्लेस किया था एन माधव राव जी ने, और D.P. खैतान जिन्हें रिप्लेस किया था T.T. कृष्णमाचारी जी ने। इस कमेटी ने पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फरवरी 1948 में प्रेजेंट किया। उसके बाद पब्लिक और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सजेशंस लेने के बाद सेकेंड ड्राफ्ट अक्टूबर 1948 में इशू किया गया। यही ड्राफ्ट आगे चलकर हमारे फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन का बेस बना। तो दोस्तों, इस कमेटी ने असेंबली के डिस्कशंस को एक लीगल डॉक्यूमेंट में बदला जो आज दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करते हैं एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब हमारा संविधान ऑफिशियली बनकर कैसे एडॉप्ट हुआ। ये प्रोसेस डिटेल्ड और सिस्टमेटिक थी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाइनल ड्राफ्ट की। तो देखिए, ये ड्राफ्ट 4 नवंबर 1948 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा गया। इसे प्रेजेंट किया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने। ये ड्राफ्ट एक्चुअली सारी कमिटीज, सब कमिटीज और डिस्कशंस का रिजल्ट था, जिसमें हर एक एक्सपेक्ट को केयरफुली इंक्लूड किया गया था। ये एक तरह से ब्लूप्रिंट था जिसे मेंबर्स को स्टडी करना था और फर्दर डिस्कशन के लिए बेस बनाना था। यहाँ पे दोस्तों फिर शुरू हुआ फर्स्ट रीडिंग। ये स्टेज एक जनरल डिस्कशन थी जो 5 दिन तक चली, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। इसमें मेंबर्स ने अपने ओवरऑल व्यूज़ दिए कि कॉन्स्टिट्यूशन किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या उसकी अप्रोच सही है और ब्रॉड फ्रेमवर्क कैसा है। इस स्टेज पर क्लोज बाय क्लोज डिटेल में नहीं जाया गया, बस एक ओवरव्यू की तरह डिबेट हुई। ये स्टेप इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी मिली कि असेंबली मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अप्रूव करते हैं या नहीं। यहाँ पे उसके बाद आई सेकेंड रीडिंग जो सबसे क्रूशियल स्टेज थी। ये 15 नवंबर 1948 से शुरू हुई और लगभग 1 साल तक चली, यानी 17 अक्टूबर 1949 तक। यहाँ पे क्लोज बाय क्लोज डिस्कशन हुआ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक प्रोविजन को डिटेल में पढ़ा गया, समझा गया और उस पर डिबेट हुई। इस दौरान टोटल 7,653 अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए, जिसमें से 2,473 अमेंडमेंट्स पर एक्चुअल में डिस्कशन हुआ। ये बताता है कि असेंबली कितनी सीरियस और डिटेल्ड थी अपने काम को लेकर। ये स्टेज एक तरह से बैकबोन थी जहां से फाइनल स्टेप कॉन्स्टिट्यूशन ने लिया। यहाँ पे फिर हुई थर्ड रीडिंग जो 14 नवंबर 1949 को हुई। ये फाइनल स्टेज थी जहां कॉन्स्टिट्यूशन के कंप्लीट ड्राफ्ट पर डिस्कशन और वोटिंग हुई। अब तक जितने भी अमेंडमेंट्स एक्सेप्ट किए गए थे वो इनकॉर्पोरेट हो चुके थे। इस स्टेज पर मेंबर्स ने अपनी फाइनल स्पीचेस दी, कॉन्स्टिट्यूशन के ओवरऑल सिग्निफिकेंस को हाईलाइट किया और फिर उसे फॉर्मली एक्सेप्ट करने के लिए वोट किया। फिर वो हिस्टोरिकल दिन आया 26 नवंबर 1949। उस दिन असेंबली ने ऑफिशियली मोशन पास कर दिया। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के फाइनल कॉपी पर 284 मेंबर्स ने अपने सिग्नेचर्स किए। ये एक सिंबॉलिक और लीगल स्टेप था जो दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अब भारत के लोगों का अपना डॉक्यूमेंट है। इसी दिन को यानी 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिखा गया। प्रीएम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह क्लियरली डिक्लेयर करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट या किसी रूलर ने नहीं दिया, बल्कि हमने खुद बनाया, एडॉप्ट किया और अपने आप को दिया। इसमें सोवरेंटी और डेमोक्रेसी दोनों रिफ्लेक्ट होती है। तो ये था एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब बात करते हैं उस हिस्टोरिकल मूवमेंट की जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली एडॉप्ट हुआ। तो देखिए, ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फाइनल मोशन पास किया था और हमारा संविधान अपने आखिरी रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया था। जब कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ उसका स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा और डिटेल्ड था। उसमें शामिल थे प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स। ये प्रोविजंस हर एक एस्पेक्ट को कवर करते थे, जैसे सिटीजन्स के राइट्स, ड्यूटीज, गवर्नमेंट की पावर्स और इंस्टीट्यूशंस का फ्रेमवर्क।
यहाँ पे दोस्तों इस महान कार्य के पीछे जो सबसे बड़ा नाम है वो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्हें हम चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। उनकी लीडरशिप और विजन की वजह से इतना बड़ा और इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन बन पाया और इसीलिए उन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ था। इसी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को याद रखते हुए 2015 से हर साल इस दिन को कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी डेमोक्रेसी की फाउंडेशन इसी डॉक्यूमेंट पर टिकी हुई है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों पिछले स्लाइड में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया था, लेकिन अब समझते हैं कि इसका एनफोर्समेंट कैसे हुआ, मतलब कब कब इसके प्रोविजंस लागू किए गए। सबसे पहले देखते हैं इनिशियल एनफोर्समेंट की। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को तुरंत यानी 26 नवंबर 1949 को ही एनफोर्स कर दिया गया था। इसमें थे सिटीजनशिप के रूल्स, इलेक्शंस के रिलेटेड प्रोविजंस और ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स। ये इसलिए जरूरी था ताकि नए सिस्टम के लिए स्मूथ शिफ्ट हो सके। लेकिन यहाँ पे मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन से भारत ऑफिशियली एक रिपब्लिक बन गया, जहां प्रेसिडेंट हमारे हेड ऑफ स्टेट बन गए और डेमोक्रेसी अपने फुल फॉर्म में आ गई। अब सवाल आता है 26 जनवरी को ही हम रिपब्लिक डे के रूप में क्यों मानते हैं? तो इसका जवाब हिस्ट्री में छुपा हुआ है। 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया गया था। इसमें कांग्रेस ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की थी। इसी को रेस्पेक्ट करते हुए 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो पुराने कॉलोनियल लॉज ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गए। इसमें सबसे बड़े थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। मतलब अब भारत अपने खुद के बनाए संविधान के अकॉर्डिंग चलने लगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम समझेंगे एक्सपर्ट्स कमेटी ऑफ कांग्रेस के बारे में। तो देखिए इस कमेटी को 8 जुलाई 1946 को बनाया गया था। इसका मेन काम था नए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ग्राउंड वर्क प्रिपेयर करना, यानी ड्राफ्ट नोट्स बनाना, ऑब्जेक्टिव्स पर डिस्कशन करना और फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक क्लियर रोड मैप सेट करना। इस कमेटी के चेयरमैन थे पंडित नेहरू। उनकी लीडरशिप में ही इस कमेटी ने अपना काम शुरू किया। इस कमेटी में कई इंपॉर्टेंट मेंबर शामिल थे। इसमें थे एम आसफ अली, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के टी शाह, डी आर गडगिल, हुमायूं कबीर और के संथनम। ये सब अलग अलग फील्ड्स के एक्सपीरियंस लीडर्स और इंटेलेक्चुअल्स थे जो अपना विजन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लेकर आए। यहाँ पे बाद में कृष्ण कृपालिनी जी को कोऑप्ट किया गया था, यानी उन्हें बाद में कमेटी में ऐड किया गया और वो भी फुल मेंबर बन गए। इस कमेटी का इंपॉर्टेंस ये था कि इसने हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन क्रिएट किया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन किस डायरेक्शन में चलेगा, उसकी फिलोसॉफी क्या होगी और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, ये सब इसी कमेटी ने पहले ही आउटलाइन कर दिया था। तो दोस्तों ये था एक्सपर्ट कमेटी ऑफ कांग्रेस का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की क्रिटिसिजम्स की। तो देखिए जैसे कि हर बड़े इंस्टीट्यूशंस पर अलग अलग व्यूज होते हैं, वैसे ही हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया था। तो चलिए इन्हें समझते हैं। इस असेंबली पर सबसे बड़ा आरोप ये लगा कि ये जनता की असली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। इसका रीज़न था कि इस असेंबली के मेंबर्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी सभी एडल्ट्स के वोट के थ्रू डायरेक्टली इलेक्ट नहीं हुए थे, बल्कि ये मेंबर्स ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के लेजिस्लेचर के द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्ट किए गए थे। इस वजह से आम आदमी, स्पेशली गरीब, महिलाएं
और बैकवर्ड कम्युनिटीज डायरेक्टली असेंबली में रिप्रेजेंट नहीं हो पाए। क्रिटिक्स का कहना था कि जब एक संविधान सभी के लिए बन रहा हो तो उसमें सभी सेक्शंस की आवाज़ होनी चाहिए थी। यहाँ पे दूसरा क्रिटिसिज्म ये था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपने आप में एक सोवरेन बॉडी नहीं थी। सोवरेन बॉडी का मतलब होता है एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जो अपने फैसले खुद ले सके बिना किसी बाहरी प्रेशर के। लेकिन ये असेंबली डायरेक्टली लोगों के डिमांड पर नहीं बनी थी, बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के कैबिनेट मिशन प्लान के रिकमेंडेशन के बेसिस पर बनी थी। इस वजह से कई लोगों ने कहा कि ये असेंबली ब्रिटिश राज के अंडर बनी थी, इसलिए इसका कैरेक्टर इंडिपेंडेंट या सोवरेन नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगभग 3 साल का समय लग गया, एग्जैक्टली 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ये ड्यूरेशन कई लोगों को काफ़ी लंबा लगा, स्पेशली जब देश को तुरंत एक क्लियर डायरेक्शन की ज़रूरत थी। इस वजह से कुछ लोगों ने इस असेंबली को ड्रिफ्टिंग कमेटी कहा, मतलब एक ऐसी कमेटी जो क्लियर डायरेक्शन के बिना बस वक्त बर्बाद करती जा रही हो। यहाँ पे चौथा क्रिटिसिज्म था कि असेंबली कांग्रेस डोमिनेटेड थी। उस समय कांग्रेस एक पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी थी और इस असेंबली में भी उसके ही मैक्सिमम मेंबर्स थे। इसलिए कई लोगों ने कहा कि कांग्रेस वाज इंडिया एंड इंडिया वाज कांग्रेस, मतलब असेंबली के डिसीजंस में कांग्रेस का ही इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहा। यहाँ पे पांचवा क्रिटिसिज्म था लोअर पॉलिटिशियन डोमिनेशन। तो देखिए, असेंबली के मेजॉरिटी मेंबर्स लॉयर्स या पॉलिटिशियंस थे। इस वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया उसकी लैंग्वेज काफ़ी लीगलिस्टिक और कॉम्प्लेक्स थी, जो आम आदमी के लिए समझना मुश्किल हो गया। यहाँ पे आखिरी मेजर क्रिटिसिज्म था कि ये असेंबली हिंदू डोमिनेटेड थी। कई क्रिटिक्स ने कहा कि ये एक ही मेजर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती थी और माइनॉरिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन कंपैरेटिवली कम था। तो दोस्तों, ये कुछ क्रिटिसिजम्स थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर लगाए गए। लेकिन इन सब के बावजूद इसी असेंबली ने दुनिया का सबसे लंबा और इंक्लूसिव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जो आज भी भारत को डायरेक्शन देता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जुड़ी हुई है। तो देखिए, इस असेंबली का सिंबल एक एलिफेंट था, जो उसके ऑफिशियल सील पर भी यूज किया गया। एलिफेंट हमारी हेरिटेज और विजडम का सिंबल माना जाता है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के प्रोसेस में एक इम्पोर्टेंट नाम है BN राव। ये असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, जिन्होंने कंपैरेटिव स्टडीज और ड्राफ्टिंग के इनिशियल ग्राउंड वर्क में बहुत हेल्प की। नेक्स्ट है HBR अय्यंगर। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेक्रेटरी थे। इनका रोल था पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोसीजरल काम को स्मूथली कंडक्ट करना। असेंबली के ड्राफ्टिंग के टेक्निकल पार्ट के लिए SN मुखर्जी को अपॉइंट किया गया था। ये चीफ ड्राफ्ट्समैन थे और उन्होंने अमेंडमेंट्स और फाइनल ड्राफ्ट को स्ट्रक्चर देने में की रोल प्ले किया। नेक्स्ट है हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैंड रिटेन है और उसे लिखने का काम किया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। उन्होंने दोस्तों इसे इटालिक स्टाइल में लिखा। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस काम के बदले कोई भी पैसा लेने से उन्होंने मना कर दिया। उनकी सिर्फ एक इच्छा थी कि हर पेज पर उनका नाम लिखा जाए और आखिरी पेज पर उनके दादाजी का नाम भी मेंशन किया जाए। गवर्नमेंट ने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया था। नेक्स्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को विजुअली भी ब्यूटीफाई किया गया था। ये काम किया था नंदलाल बोस और बेहोर राम मनोहर सिन्हा, जो शांति निकेतन के फेमस आर्टिस्ट थे। इन्होंने हर चैप्टर के स्टार्टिंग पेजेस को आर्ट वर्क से सजाया। यहाँ पे दोस्तों हिंदी वर्जन के लिए भी एक कैलीग्राफर अपॉइंट किया गया था और वो थे बसंत कृष्ण वैद्य। और सबसे खास बात प्रीएम्बल का इल्यूमिनेशन यानी उसका आर्टिस्टिक डेकोरेशन किया गया था बेहोर राम मनोहर सिन्हा के द्वारा। इस वजह से हमारा प्रीएम्बल एक लीगल डॉक्यूमेंट के साथ साथ एक कला का मास्टरपीस भी है। तो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसा लिविंग डॉक्यूमेंट दिया जो एक तरह से कला, सोच और संविधान का संगम है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब बात करते हैं हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में।
तो देखिए ये आई थी 58th अमेंडमेंट एक्ट 1987 के थ्रू। इसमें एक नया आर्टिकल ऐड किया गया और वो था आर्टिकल 394A। इस आर्टिकल का सबसे पहला प्रोविज़न ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी लैंग्वेज में भी पब्लिश किया जाए। मतलब अब सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बल्कि हिंदी में भी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली अवेलेबल हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जितने भी अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं उनकी हिंदी ट्रांसलेशन भी पब्लिश की जाए। ये इसलिए ताकि दोनों वर्जन्स में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। यहाँ पे तीसरा प्रोविज़न था कि हिंदी ट्रांसलेशन को ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट माना जाएगा। मतलब अगर कभी कोई कन्फ्यूजन हो इंग्लिश और हिंदी वर्जन्स में तो हिंदी वाली टेक्स्ट को भी इक्वल लीगल इंपॉर्टेंस मिलेगी। तो दोस्तों 58th अमेंडमेंट ने इंश्योर किया कि हमारा संविधान सिर्फ एक इंग्लिश डॉक्यूमेंट ना हो बल्कि हिंदी में भी उतनी ही ऑथोरिटी के साथ अवेलेबल हो। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो पे हम आएंगे एक नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।